हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ नोडल एनालिसिस डिस्कस किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए और किसी भी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दो पॉइंट के बीच में। आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग नोडल एनालिसिस, केवीएल, केसीएल और साथ में व्हाइट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा करके जो अभी तक क्वेश्चन आए उन सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। जो सर्किट बना है इसमें 10 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर लगा है, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके बारे में हम लोगों ने आरसी सर्किट में डिस्कस किया था। जब कभी भी कोई कैपेसिटर किसी सर्किट में लगा हो, वहां पर की नहीं लगी होती, इसका मतलब वो कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज होगा। और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हम रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट के साथ। तो जब ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहां से ये है 72 वोल्ट और यहां पर लगा है 6, ये 4 है, इसके सामने 2 है और इधर 10 लगा हुआ है। ये ऐसा है, ये ऐसा लगा है, ठीक है। यहां पर 6 है, ये है 4, ये 2 दिया गया है और ये 10 दिया गया है, ठीक। देखो 10 और 2 कैसे लगे हैं, तो ये लगे हुए हैं सीरीज में, तो ये हो गया 12 ओम। और ये 12 और ये 4 कैसे लगे हैं, तो 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई में 12 प्लस 4 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 48 डिवाइडेड बाई में 16, ये आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। ये 3 और ये 6 कैसे हैं, तो ये 3 और ये 6 हो जाएंगे सीरीज में, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो आर इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 ओम। तो यहां से करंट कितनी फ्लो करेगी, आई इज इक्वल टू, जो आई करंट फ्लो करेगी इस बैटरी से, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाई में आर 9, ये 8 एम्पियर करंट निकल के आ जाएगी यहां से। इसका मतलब है कि इस सर्किट में 8 एम्पियर करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगी। तो 8 एम्पियर करंट चलेगी तो यहां पर 8 एम्पियर करंट होगी। अब यहां पर करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, सीडीआर पढ़ाया था, तो यहां पर देखो ये 2 है आगे और यहां पर ये 10 दिया गया है, तो ओवरऑल ये कितना है 12 और इधर 4 दिया गया है, तो इसमें जो करंट जाएगी 4 डिवाइडेड बाई में 12 प्लस 4 ये बन जाएगा 16 इंटू इनकमिंग करंट कितनी है 8 है। देखो सामने वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे तो सामने वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 आएगा। ओपन सर्किट हो ही चुका, इस वाले ब्रांच में हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं सामने वाले में, तो यहां पर है 8 एम्पियर और यहां पर जाएगी करंट, तो सामने वाला रेजिस्टेंस लिखो 4 डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो यहां पर लिखा है 12 और ये लिखा है 4, तो ये बन जाएगा 16। यहां से कितनी करंट निकल के आएगी, तो करंट देखो निकल के आ रही है 8 ये 2 एम्पियर करंट आएगी। इसका मतलब 2 एम्पियर करंट इस ब्रांच के अंदर जा रही होगी, क्योंकि इधर वाला तो ओपन सर्किटेड हो गया, तो ओपन सर्किट में करंट कोई जाएगी नहीं, इसका मतलब यहां पर 2 एम्पियर करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो उसके अक्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं। I की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू कितनी है 10, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के पास जाएगा, तो यहां पर अगर हम Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q इज इक्वल टू लगाएंगे C इंटू V। C की वैल्यू 10 दे रखी है और V की वैल्यू कितनी आई है 20 निकल के आई, तो ये निकल के आएगा देखो 200 माइक्रोकूलम, ये इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू लिखी जा सकती है। तो इस तरह से सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो आरसी सर्किट बहुत इजी है, 2 बार डिस्कशन हो चुका है इसका, इससे पहले वाली क्लास में और जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे वहां पर भी। तो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को देखें, स्टडी स्टेट के साथ कैसे डील किया जाता है, ट्रांजिएंट स्टेट के साथ कैसे डील किया जाता है, आज उसके कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, इनिशियली जब स्विच को बंद किया जाएगा और पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो उस समय पर कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और वो अगर एक बार चार्ज हो जाता है तो उसको हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C, E और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। देखो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दे रखी R, इसको बेंड किया गया है एक स्क्वायर के फॉर्म में, तो हर एक ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R/4 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 हो जाएगा। तो अगर यहां पर हम लिखते हैं तो इसका रेजिस्टेंस है R/4, इसका भी हो जाएगा R/4 और इस वाले का भी हो जाएगा R/4, ये बनेगा R/8 और ये बन जाएगा R/8। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर बताना किसके किसके बीच में है, तो E और C के बीच में बताना है। तो यहां पर ये E हो गया, यहां पर ये C हो गया, ठीक। तो बाकी के बचे हुए क्या सीरीज में आ जाएंगे, इसको एक को छोड़ के, तो सीरीज में आएंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं,
आर इधर बाहर वालों का लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा r/8 प्लस r/4। देखो ये r/8, ये r/4, ये r/4 और ये r/4, तो 3 है r/4, 1 है r/8। इसकी वैल्यू निकाल लो। ये मान लेते हैं r डैश मतलब E और C के जो बीच में लगा r/8, उसके अलावा जितने उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। तो यहां पर क्या करते हैं, 2 और 2 कर देते हैं, ये बन जाएगा r प्लस 6r डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 7r/8 बनेगा। देखो सही है, बिल्कुल सही है। अब ये 7r/8 बन गया। ये वैल्यू निकालनी किसकी, हमें E और C के बीच में जो लगा है उसके साथ में मिलाकर के इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं 1/r इक्विवेलेंट लिखा जाता है 1/r1, तो 8/r हो जाएगा, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये 8/7r हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएंगे, देखो यहां से 7r हो गया एलसीएम, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 56 प्लस ये 8 बन जाएगा इज इक्वल टू ये बनेगा 64 डिवाइडेड बाय में 7r। तो r की वैल्यू क्या आएगी, 7r/64 निकल के आ जाएगी। इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r इक्विवेलेंट यहां से निकालना चाहे तो लिख सकते हैं 7r/64 निकल के आ जाएगा। ये भी जेईई 2019 का क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। एक मेटेलिक वायर है, कोई मेटेलिक वायर है सपोज, ये इसका रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 18 ओम। ये 18 ओम है। कह रहे हैं इसको बेंड किया जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो उन सबका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। ये मान लेते हैं उनके रेजिस्टेंस इस तरह से डिनोट किए गए हैं, ए, बी और ये सी है। पहले देखो ये 18 दिया गया है, इसको 3 अलग अलग भागों में बांट देना है, तो 6 ओम और ये 6 ओम आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देन फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। जैसे कोई भी 2 वर्टेक्स ले लो, मान लेते हैं ए और बी ले लेना है, तो ए और बी लेंगे तो ये दोनों कैसे आएंगे सीरीज में, तो ये हो जाएगा 12 ओम, और यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे आर इक्विवेलेंट तो वो मिलेगा 12 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय में 12 प्लस 6, ये बन जाएगा 18, ये बनेगा 3, ये आ जाएगा 4 ओम। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसका डाटा याद भी रख सकते हैं, अगर आर रखें उसके बाद में r/3 जाएंगे, 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे भी लगा सकते हैं, नहीं पता तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहां पर दोनों ये सीरीज में आएंगे, इसके साथ पैरेलल में आएंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा करके सर्किट रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर, ये एडवांस क्वेश्चन है 2015 का, ए स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विद आयरन एज सोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज दोनों की दे रखी हैं। कह रहे हैं फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पी और क्यू जो दे रखे हैं, ए जो पी दिया गया है और यहां पर क्यू दिया गया है, इनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमें पता है अगर इनके दोनों एंड के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट की जाती है तो दोनों का क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा इसका मतलब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और पैरेलल में जब फार्मूला लगाएंगे तो देखो 1/r इक्विवेलेंट लिखा जाता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो 1/r की वैल्यू क्या होगी, रो l/a लिखी जाएगी। ठीक है, तो l तो दोनों का सेम, यहां पर 1 लगा देते हैं, यहां 1 लगा देते हैं, प्लस 1/ यहां पर रो बन जाएगा, 2 लगा देते हैं, l डिवाइडेड बाई में यहां a2 बन जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू देखो क्या मिलेगी, a1 डिवाइडेड बाई में रो 1 प्लस यहां पर मिलेगा a2 डिवाइडेड बाई में रो 2, इनटू में 1/l अलग चला जाएगा, कॉमन है ना, दोनों में सेम आएगा। 50 mm दिया भी गया है। अब क्या करना है, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये स्क्वायर जैसे हैं, तो स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो a1 किसको हम मान रहे हैं, किसी को भी मान लो, a1 a2 जिसको मानना चाहें। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला है वो आयरन है, Fe जो है वो फर्स्ट है, और जो ये एल्यूमिनियम है वो सेकंड है। ठीक, तो फर्स्ट है हमारे पास में Fe का जो दिया गया है वो 2 mm दे रखी है, तो 2 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये A1 हो गया। सिमिलरली A2 लिख लेते हैं, तो A2 लिखा जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सही है। अब क्या करना है, यहां पर रो 1 और रो 2 की वैल्यू दे रखी, यहां पर पुट कर दें और सॉल्व कर देते हैं इसे। तो यहां नए पेज पर सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है इधर भी। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां पर लिखा गया है
A1, तो A1 की वैल्यू आ गई है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाय में। पहला किसे माना है हम लोगों ने, तो आयरन को माना है। यहां पर आयरन की रेजिस्टिविटी दे रखी है 10 टू द पावर ऑफ -7 प्लस दूसरा वाला क्या आया है, तो ये आया है 49 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाय, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 2.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। फिर वापस से लेंथ कितनी दे रखी है 50 mm दे रखी है, तो यहां पर लिखा गया है 1/L, तो ये 50 mm लिखा गया है, तो -3 से बदल लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब इसे क्या निकल के आएगा ये, तो ये आएंगी वैल्यू, ये बनेगा 4, इससे कैंसिल कराएंगे ये, तो बन जाएगा 40 प्लस एक बनेगा 40 हो गया। यहां पर देखो ये बन जाएगा 49, ये वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर जाएगा 2 बनेगा, तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में यहां 27 लिख देते हैं, तो इसे 3 लिख देते हैं, एक और पावर बढ़ जाएगी 3 बनेगा। और वापस से यहां पर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये बन जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। यहां से सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम इसे डिवाइड करवा देते हैं या फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं इधर, तो ये बन जाएगा 0 4 7 8 28, और ये बन जाएगा यहां पर वैल्यू मिलेगी 8 8 10 मिल जाएगा, प्लस इधर मिल जाएगा 49100, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 27 और इनटू में यहां आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये बन जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। और अगर यहां से R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, और डिवाइडेड बाय यहां क्या लिखा जाएगा, तो 1080 प्लस 4900, ऐसा ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी सॉल्व करके निकालेंगे वो वैल्यू माइक्रो ओम में दे रखी है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइक्रो ओम में आ जाएगा 18, कितना आएगा 1875 डिवाइडेड बाय में 64, ये माइक्रो ओम में रिजल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, यहां कैलकुलेशन थी और साथ में यहां पर ये बताना था कि जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट लिखा जाता है। वही दो अलग अलग केस में लगाना था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल सकते थे, स्क्वायर दे रखा था साइड का स्क्वायर करके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट ऑफ लेंथ L, ये देखो दे रखा है, एंड थिकनेस T, इसकी थिकनेस T है, मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो रेजिस्टिविटी का मटेरियल से बनाया गया है। रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस सोन इन साइडेड एरिया, यहां पर जो ये वाला रीजन दिया गया है ये और ये, इन दो फेसेस के अगल बगल अगर कोई बैटरी कनेक्ट की जाती है तो उस केस में यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लगेगा उसकी वैल्यू चाहिए। तो R का फार्मूला होता है रो इंटू L बाई ए, तो L की वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल L बाई ए होगा। रू ठीक है, L ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा जाएगा तो लेंथ इनटू में क्या लिखेंगे, विड्थ लिख देंगे। यहां से देखो रो आ जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में T निकल के आ जाएगा। अब देखो वापस से क्या कह रहे थे, अपोजिट फेसेस सोन बाय द शेडेड एरिया इन दिस फिगर, ठीक है। तो R जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कई सारे ऑप्शन दिए थे, R किस पर डिपेंड करेगा। तो देखो एक लाइन का क्वेश्चन था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ए की वैल्यू L इंटू टी रखी जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी L और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी T, तो L इंटू टी लिखा जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है L और ये दे रखा है T, तो L इंटू में T क्या हो जाएगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां रख देंगे, लेंथ तो दे ही रखी है, यहां से यहां तक की लेंथ L है, ये वाली लेंथ हमें रखनी है, तो ये लेंथ कितनी है L है, कैपिटल L है, तो कैपिटल L तो यहां लेंथ में रख देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब लिखा जाएगा ना, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो लिखा जाएगा A इज इक्वल टू लेंथ इनटू में क्या लिखेंगे, विड्थ लिख देंगे, ऐसा लिखा जाएगा। तो बताओ यहां R किस पर डिपेंड कर रहा है, तो R डिपेंड ही नहीं कर रहा है L के ऊपर। तो R अगर L के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो इसका आंसर हो गया R इज इंडिपेंडेंट ऑफ L, L पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेन का ही है, कह रहे हैं इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, रेजिस्टेंसेस P एंड Q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल।
P और Q जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। When R इज इक्वल टू 400 ओम, ब्रिज इज बैलेंस्ड। R की वैल्यू जो दे रखी है यहां पर, ये कह रहे हैं 400 ओम है। पहला केस अलग अलग बात देख लेते हैं। तो P और Q की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम है, तो यहां लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई में Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई में X लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो P डिवाइडेड बाई में यहां Q लिखेंगे, R की वैल्यू कितनी है 400 डिवाइडेड बाई में X लिखा जाएगा। इसे पहली इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, P और Q को बदल दिया जाए। द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस्ड, बैलेंस हो रही होगी तो 405 दे रखी है, तो बैलेंस करवा लो, P को Q की जगह ले जाओ, तो यहां पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई में P इज इक्वल टू ये बन जाएगा R डिवाइडेड बाई में X। यहां R की वैल्यू कितनी है 405 है, डिवाइडेड बाई में X बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई, सेकंड इक्वेशन सही है। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे, P बाई Q, Q बाई P, इधर तो हो जाएगा 1, इधर बनेगा 400 बाई X इंटू 405 डिवाइडेड बाई में X बनेगा। देखो ऐसी वैल्यू बनेगी, इसको सॉल्व कर दो, यहां से X की वैल्यू निकाल लो, क्या निकल के आएगी 402.5 ओम, ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। पहले उन्होंने कहा कि P और Q जहां पर है बैलेंस करवाओ, बैलेंस करवाने के लिए उन्होंने 400 दे रखा था। फिर उन्होंने बताया दोबारा से कि जब इन P और Q की कंडीशन बदल दी जाती हैं तो P और Q बदलोगे तो अब Q यहां पर चला आएगा कहीं पर, देखो बाद में क्या होगा, Q यहां चला आएगा, P यहां चला आएगा, तो Q बाई P ये हो जाएगा R बाई X रहेगा। तो R और X तो बदल नहीं रहे, उस केस में सॉल्व कर देंगे, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके साथ निकल के आएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 402.5। इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1 कहां फ्लो कर रही है, देखो पहले I1 फ्लो कर रही है इस ब्रांच में, बताया कितना है 0.3, तो ऐसे मार्क करो ना, इसे प्लस लगा करके 0.3 एम्पियर, ठीक है। दूसरी I4 0.8 है, I4 कहां फ्लो कर रही है, I4 यहां फ्लो कर रही है, कितनी है 0.8 एम्पियर है। I5 कहां है तो 0.4 है, I5 है यहां, ये 0.4 है, 4 है, 0.4 एम्पियर है, ठीक है। करंट I2 की वैल्यू बतानी है हमें, तो यहां से देखना शुरू करो एक एक करके। इस वाले ब्रांच में देखते हैं, सबसे पहले इधर करंट आ रही 0.5 0.8, इधर चली गई 0.4, तो इसमें करंट कितनी जा रही होगी 0.4 जा रही होगी अकॉर्डिंग टू KVL। देखो जितनी करंट यहां आई उतनी करंट यहां से जाएगी, तो 0.4 इधर चली गई तो 0.4 इधर चली जाएगी, इसका मतलब हमारे पास I3 की वैल्यू निकल के आएगी 0.4, ठीक है। अब दोबारा से अगले नोड पर चलो, इस वाले नोड पर बात करते हैं। यहां पर जो करंट जा रही वो I2 जा रही ना, तो यहां से देखो इधर से करंट आ रही 0.4, इधर से आ रही 0.4, इधर से आ रही 0.3, तो 0.8 प्लस 0.3 कितना बन जाएगा, तो 0.8 प्लस 0.3 ये बन जाएगा 1.1 एम्पियर करंट। देखो 1.1 एम्पियर आ गया। और कुछ बताना है, और बताना था I6 ढूंढो कहां है, तो I6 की वैल्यू ये देखो यहां पर है I6 की वैल्यू, तो जब इसमें 0.4 एम्पियर तो इसमें भी 0.4 एम्पियर निकल के आएगी, सेम वैल्यू ही होंगी, तो उसमें कुछ खास नहीं। तो 0.3 किसमें थी, तो 0.3 इस वाले में थी, 0.3 इस वाले में थी, और इसमें आ गई 1.1, इसमें 0.4, इसमें 0.4, इसमें 0.8 बन गई। इसमें कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, KCL लगाना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। दो नोड पकड़ो, दोनों नोड के ऊपर जो आने वाली करंट है बराबर जाने वाली करंट लिख दो, या टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0, KCL, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 बैटरीज विद, यहां पर ऐसा कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ लोड रजिस्टर ऑफ 10, ऐसा है कि यहां पर 12 है इसका रेजिस्टेंस, यहां पर कोई एक बैटरी इसका रेजिस्टेंस, इन्हें लोड के अक्रॉस जोड़ दिया गया है, ऐसा ये 12 वोल्ट 1 ओम, ये 13 वोल्ट 2 ओम, यहां पर रेजिस्टर दिया गया है 10 ओम। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि द वोल्टेज अक्रॉस द लोड लाइज बिटवीन, तो यहां पर हमें चाहिए, तो बताया था अगर ये A है ये B है, तो इसके अक्रॉस जब भी हमें निकालना होता है VAB, तो वो क्या लिखा जाता है 12/1
प्लस 13/2 प्लस 0 इसका रेजिस्टेंस दैट इज 10, 0 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। फिर ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/10 लिखा जाएगा। सॉल्व कर दो इसे। यहां से देखो एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो एलसीएम 2 मिलेगा, ये बन जाएगा 24 प्लस 13 डिवाइडेड बाई, यहां पर एलसीएम क्या मिलेगा, तो इसका एलसीएम मिल जाएगा, यहां 2 होगा, यहां का एलसीएम 10 ले लो, तो 10 लिखेंगे तो 10, ये 10 बनेगा, प्लस यहां पर बन जाएगा 5 प्लस 1 बनेगा, इससे कैंसिल करवा दो, ये 5 बन जाएगा, ये बनेगा 7, ये बन जाएगा 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पर बनेगा देखो 16 और इनटू में यहां बन जाएगा 5, तो ये बनेगा 35, ये यहां पर 3 बच जाएगा और ये 18 बनेगा, डिवाइडेड बाई में 16 बन जाएगा, इतना आएगा। सॉल्व कर लो डिवाइड करके, इतना आ जाएगा। ये 16 है, ये 185 लिखा गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। इस लोड के अक्रॉस जो ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर VAB की वैल्यू, वो इतने वोल्ट मिलेगी। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो पहले इसका इफेक्टिव EMF निकालो, R इक्विवेलेंट निकालो, एक सिंगल सेल कनेक्ट करो, उसमें करंट फ्लो करवा करके इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है निकाल सकते हो। ये फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब नोडल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ रहे थे, सारी चीजें 2 बार डिस्कस की जा चुकी हैं। तो अगर क्लास नहीं देखी तो क्लास में जाकर के जरूर देखें उसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जो एडवांस का, इन द सर्किट शोन बिलो द की इज प्रेस्ड एट t = 0 पर। यहां जो की लगी हुई है, ये की जो लगी है, इसको t = 0 पर प्रेस कर दिया गया। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ध्यान से। द वोल्ट मीटर डिस्प्ले -5 वोल्ट, -5 वोल्ट ये डिस्प्ले करता है वोल्ट मीटर, ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये ऐसा, और फाइनली +5 वोल्ट रीड करता है ये। तो पहला स्टेटमेंट ये पढ़ लिया। अब इस पहले स्टेटमेंट को यहीं पर जस्टिफाई कर देते हैं तुरंत। देखो जब ये इसमें करंट फ्लो करेगी, यहां पर करंट मान लेते हैं, इसमें अगर मान लेते हैं यहां से करंट I निकल रही है, तो इसमें जा रही होगी I1 और इधर चली जाएगी I2, सही है। अब क्या करना है, ये I1 ये I2 ये I हो गया। जब ये स्विच को क्लोज किया जाएगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल सही। तो इसमें जो करंट जाएगी वो ड्रॉप सिर्फ इसमें करवाएगी, यहां से जो करंट जाएगी वो सिर्फ इसमें ड्रॉप करवाएगी। तो यहां से I1 और I2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कैसे, तो इस वाले में लिखेंगे -25 × 100 और यहां पर लिख देंगे साथ में I1 और -5 = 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं I1 = 5 वोल्टेज डिवाइडेड बाय में क्या है रेजिस्टेंस 50, ये 25,000 बन जाएगा, तो 1/5000 एम्पियर बनेगा ऐसा। और दूसरे केस में अगर बात करते हैं तो दूसरे केस में लिखेंगे I2, तो वहां लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय में 5 और ये 50,000 बन जाएगा, तो ये 1/10,000 बनेगा एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो शॉर्ट सर्किट है ना, इसका मतलब इसमें जो ड्रॉप होगा वही वोल्ट मीटर पड़ेगा, या इसमें जो ड्रॉप होगा वोल्ट मीटर पड़ेगा। पोलैरिटी देखो, ये माइनस ये प्लस, लेकिन करंट यहां एंटर कर रही है, तो इस केस में ये प्लस और माइनस बनेगा। मतलब जो 50 किलो ओम में ड्रॉप होगा उसकी पोलैरिटी और उस वोल्ट मीटर जो पड़ेगा उसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। तो डिफरेंट होंगी, तो इसका पहले हम यहां से निकाल लेते हैं ड्रॉप कितना आएगा। तो हमें पता है V = होता है I की वैल्यू I2 की वैल्यू कितनी आई 1/10,000 इंटू R कितना है 50,000 दिया गया है। यहां से क्या निकल के आएगा 5 वोल्ट निकल के आएगा, बहुत अच्छी बात। इसकी पोलैरिटी देखो प्लस माइनस, इसकी माइनस प्लस है, तो अगर यहां पर 5 वोल्ट आया है तो वोल्ट मीटर उस समय कितना पड़ेगा -5 वोल्ट पड़ेगा। आई थिंक समझ में आया होगा। पोलैरिटी अगर अलग नहीं होती, इसको उल्टा करके लगाया जाता तो +5 पड़ता। अगला है आगे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम +5 वोल्ट पड़ेगा। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का सर्किट हम इधर देखते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम कुछ ऐसा सर्किट बनेगा, इनको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, इनको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस किया जाएगा और इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रही है यहीं पर बात करते हैं। यहां पर जो इसमें करंट फ्लो कर रही है I1 I2 और I सब तो हो जाएंगे 0, क्योंकि एक ही रास्ता इधर से जाने का, ये ब्लॉक करवा देगा, इधर से जाने का ये रास्ता ये ब्लॉक करवाएगा। वोल्ट मीटर में तो कोई करंट जाएगी नहीं उस समय पर। तो I1 और I2 की वैल्यू तो हो गई 0, I1 I2 की वैल्यू हो गई 0। तो यहां पर बैटरी लगी +5 वोल्ट की, वो पूरा का पूरा ड्रॉप किसके अक्रॉस चला जाएगा, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस चला जाएगा। और वोल्ट मीटर की पोलैरिटी देखो, तो करंट का अगर रास्ता होता तो करंट इधर से जाती, फिर इधर से निकल जाती, लेकिन जा नहीं सकती। तो देखो ये वाला एंड
इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो इस रजिस्टर में अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो हमने देखा था कि रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करती, मतलब वहां पर करंट की वैल्यू जीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो आता है। और वोल्टेज ड्रॉप जीरो आएगा तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है और ये वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है बैटरी के। तो जितना ड्रॉप बैटरी का होगा वही इसके अक्रॉस पढ़ा जाएगा। तो बैटरी का ड्रॉप तो पोलैरिटी सेम रख के पढ़ा जाएगा। तो ये प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ सेम पोलैरिटी में पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के ऊपर +5 वोल्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो हो गया सही। यहां से क्या निकल के आया? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर देखो लिखा भी गया है द करंट इन द अमीटर बिकम्स जीरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है? सिंपल, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में करंट ऑफ कोर्स जीरो हो रही है। इसका मतलब ये भी सही हो गया। देखो पहले ऑप्शन से 2 ऑप्शन सही हो गए। अगला है, कह रहे हैं कि द वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट t इज इक्वल टू ln2 और सेकंड। ठीक है, एक काम करते हैं, इन पर चार्जेस निकालते हैं। पहले मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है वो Q2 है। Q1 Q2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इनिशियली तो इन पर कोई चार्ज होगा नहीं, फाइनली ये चार्ज हो जाएंगे। फाइनली जब चार्ज होंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं Q/C का जो ड्रॉप होगा और यहां पर बैटरी के साथ में होगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां सॉल्व कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे? Q/C इज इक्वल टू में लिखेंगे 5। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी? Q इज इक्वल टू 5 इंटू में C की वैल्यू बोलो तो 40, तो ये बन जाएगा 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? Q1। Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू में बन जाएगा 20, ये बन जाए 5 इंटू 20 है, ऊपर वाला 40 था, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 10, ये इतना माइक्रोकूलम बन गया। ये Q1 और Q2 की वैल्यू निकल आई। यहां पर हम लोगों ने अभी देखा कि पहले ऑप्शन में आ रहा था -5 और +5 आ रहे थे। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के ऊपर अगर देखा जाए तो ये चार्जेस की वैल्यू हो गई। ये क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस हो गए। अब इनमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकल के आएगी? जैसे I1 निकालें हम लोग, I1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? dq/dt लिखा जाता था, dq/dt लिखते थे। तो यहां से सबसे पहले हम चार्ज की इक्वेशन लिखें, फिर करंट निकालते हैं। तो चार्ज की इक्वेशन Q इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? Q0 1 माइनस e⁻t/τ। एक काम करो, टाउ की वैल्यू निकाल लो। ये दोनों कैसे कनेक्टेड? पैरेलल में। तो 40 + 20 और ये कैसे है? तो माइक्रोफैरड, मतलब -6 हो गया। और R की वैल्यू ये क्या हो गया? C इक्विवेलेंट है। R दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इसे लिख सकते हैं 50 इंटू में 25 किलो में दिए गए हैं तो 3 इसका ये 6 बन जाएगा। ये 50 20 ये 25 ये 75 बनेगा और यहां पर 3 और बन जाएगा। सॉल्व कर लो, ये क्या निकल के आया है? R इक्विवेलेंट निकल के आया है। ये किसकी वैल्यू? टाउ की। तो टाउ देखो क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा 75, या ऐसे काट देते हैं इसे, यहां से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा, ये 60 है पूरा, ये 20 बनेगा और ये बन जाएगा 100। ठीक है, ये 1000 हो गया। इससे इसे कैंसिल करवाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी, यहां से 10⁻⁻6 लिखा गया है, ये वैल्यू बन जाएगी 9। तो देखो 6 ये है और यहां पर 9 - 3 बनेगा 3, इसका मतलब टाउ की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। बहुत अच्छी बात है, टाउ की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। रख दो यहां पर Q0 फाइनली चार्ज जो ओवरऑल चार्ज होगा। तो पहले केस में यहां पर लिखेंगे 200, 1 माइनस, ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तभी तो करंट मिलेगी। 1 - e⁻t/τ, टाउ की वैल्यू क्या आई है? 1 सेकेंड निकल के आई है। ये हमारे पास Q की वैल्यू हो गई। उन्होंने किस टाइम पर पूछा है, एक बार चेक करो। पूछा है कि t इज इक्वल टू ln2 के ऊपर ये 0 रीडिंग शो करेगा वोल्ट मीटर। ये चार्ज की वैल्यू हो गई तो इसमें करंट की वैल्यू भी निकाल लो। करंट क्या निकालेंगे? I1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? I0 लिखा जाता है। I0 लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा? तो I0 लिखेंगे यहां पर, इनटू में लिखा जाता है e⁻t/τ। I0 की वैल्यू क्या होती? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब होती है? जब चार्ज मैक्सिमम होता है। तो चार्ज मैक्सिमम होगा उस केस में यहां पर I0 लिखा जाएगा, इनटू में यहां पर लिख देंगे
e टू द पावर माइनस टी की वैल्यू t दे रखी है और डिवाइडेड बाई में टाउ, टाउ कितना निकल के आया है, दैट इज 1 सेकेंड। ये हमारे पास I1 की वैल्यू हो गई। तो ये I1 का फंक्शन मिल गया हमारे पास, ये Q1 का मिला। इसी तरह से Q2 का फंक्शन निकाल लो, वो क्या लिखा जाएगा, 100 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई में टाउ, टाउ की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहां से अगर I2 की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I0, ये डैश लगा के लिख लेते हैं, दूसरे के ऊपर है ना, और ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई में 1 बनेगा। ये हमारे पास I2 का एक्सप्रेशन मिल गया, यहां पर I1 का एक्सप्रेशन, ये Q2 मिल गया और ये Q1 की वैल्यू हो गई। अब ये दोनों करंट की इक्वेशन हमारे पास मिल गई। करंट की इक्वेशन में I0, ये I0 डैश की वैल्यू निकालनी, तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इनको डिफरेंशिएट करते हैं इधर नए पेज के ऊपर। ये लिखा 201 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, तो ये लिखा गया है Q1 इज इक्वल टू 201 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। डिफरेंशिएट कर दो तो Q1 इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहां से देखो, यहां से वैल्यू मिलेगी 200, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं इसे हम 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी लिख दो, यहां पर ये -1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 की वैल्यू यहां पर लिख देंगे हम, ऐसा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 200 और ये क्या है, ये हो जाएगा dQ1 बाई dt, ये बन जाएगा। और यहां पर लिखेंगे ई टू द पावर माइनस का t, ठीक है। वो माइक्रो कूलाम में दिया गया तो माइक्रो एम्पियर में आ जाएगा। और अगर माइक्रो एम्पियर में नहीं लिखना तो देखो 200 इंटू में क्या लिख सकते हैं, माइक्रो होता है -3 से बदल लेते हैं और ई टू द पावर कितना बन जाएगा, -t बन जाएगा, ये बन जाएगा मिली एम्पियर। सॉल्व कर दो इसे तो ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाई में 100 ई टू द पावर -t मिली एम्पियर हो गया। ये किसकी वैल्यू है, I1 की। 1/5 आएगा, ई टू द पावर -t मिली एम्पियर बन जाएगा। ये हमारे पास I1 निकल के आ जाएगा। तो ये I1 की वैल्यू हो गई, उसका फंक्शन हो गया। I1 के साथ अगर I2 की वैल्यू निकाले तो I2 का फंक्शन ये हमारे पास दिया गया, चार्ज की इक्वेशन है 101 माइनस ई टू द पावर -t। तो यहां पर हमारे पास चार्ज की इक्वेशन दे रखी है, Q2 इज इक्वल टू, यहां लिखा है 101 माइनस ई टू द पावर -t। सॉल्व कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा और इसे लिखेंगे तो ई टू द पावर -t बनेगा। और ये माइक्रो कूलम में दिया गया है तो 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर लिख लो। सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा देखो 1/10 ई टू द पावर -t मिली एम्पियर आया। ये किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू है। यहां पर क्या हुआ, ये dQ2 बाई dt हुआ, ठीक। अब एक काम करो, इसे सॉल्व कर देते हैं। ये I2 मिल गया हमारे पास, ये I1 मिल गया। अभी किसी टाइम t पर हमें वैल्यू चाहिए होगी I की तो निकाल लेंगे, लेकिन इन्होंने पूछा क्या था, देखो इन्होंने पूछा था कि 0 वोल्ट ये पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, जब ln2 टाइम रहेगा तब पढ़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये दो पॉइंट अलग अलग मार्क कर लेते हैं। यहां पर ये B पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट A है, A और B पॉइंट हो गए। तो इसमें ड्रॉप देखो और इसमें ड्रॉप देखो और सॉल्व कर देते हैं इसे। तो KVL लगा देते हैं सिंपल। तो सिंपल अगर हम KVL लगाएंगे यहां पर, KVL -q/c प्लस IR इज इक्वल टू VA लिखा जाएगा। यहां से VB माइनस VA की वैल्यू निकाल लेना। ये क्या निकल के आएगा, q/c प्लस IR माइनस IR निकल के आएगा, माइनस I इंटू R निकल के आएगा। ये वैल्यू मिलेगी हमें, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वैल्यू हो जाएगी। क्यों का एक्सप्रेशन हमारे पास दिया ही गया है, I का एक्सप्रेशन यहां पर दिया गया है, वैल्यू निकालेंगे। तो इसे जब निकालेंगे तो VA माइनस VB वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करेंगे तो ये 0 निकल के आएगा। तो ये 0 बन गया। इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया था, ये ऑप्शन यहां पर ये दिया गया था, द वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इज इक्वल टू ln2। ln2 के ऊपर जो ये टाइम डिस्प्ले करेगा, मतलब वोल्टेज डिस्प्ले करेगा, वो 0 वोल्ट होगा। तो दोनों के बीच कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं आया तो 0 आ जाएगा, ठीक। अगला दिया गया है, द करंट इन द अमीटर बिकम्स 1/e ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड। क्या कह रहे हैं, द अमीटर में जो करंट की वैल्यू होगी, इनिशियली कैसे करंट होगी उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। इनिशियल I1 की वैल्यू इतनी, I2 की वैल्यू इतनी हो गई। तो यहां पर I1 प्लस I2 निकालेंगे। I1 प्लस I2 कितना आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास 1/5000 प्लस यहां बन जाएगा 1/10000 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5000 लिखा है तो 2, ये 3 बन जाएगा, 3/10000 बन जाएगा। ऐसा
ये हमारे पास I1 प्लस I2 की वैल्यू हो जाएगी, तो इसे हम I के बराबर लिख सकते हैं। ये तो इनिशियल करंट हो गई। क्वेश्चन में कहा है द करंट इन द अमीटर बिकम्स 1/e टाइम्स हो जाती है ऑफ द इनिशियल वैल्यू। पहले इतनी करंट थी तो इसकी 1/e टाइम्स हो जाती है। तो अगर इसकी 1/e टाइम्स हो जाएगी तो हम यहां से लिखेंगे, सबसे पहले करंट के जो एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं, ये देखो यहां पर लिखे गए हैं करंट के एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास I1 दिया गया है, ये हमारे पास I2 दिया गया है। हमें निकालना किसके ऊपर है, तो टाइम की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, टाइम है इनिशियल वैल्यू 1 सेकेंड दे रखा है, सॉल्व कर दो इन्हें। तो अगर हम बात करते हैं I1 इज इक्वल टू 1/5 e टू द पावर -1, तो ये बन जाएगा 1/5e। ठीक है, वापस से इधर करंट की वैल्यू निकालो, तो इधर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/10 e टू द पावर -1, तो ये बन जाएगा 1/10e बनेगा। I1 प्लस I2 देखो कितना बनेगा, तो 1/5e प्लस 1/10e बनेगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3/10 इंटू 1/e बनेगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई 3/10, ऐसा हुआ। ये कब की बात है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और उन्होंने कहा इनिशियली, तो एट t इज इक्वल टू 0 पर बात कर लो, 0 सेकेंड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 0 सेकेंड पर बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये देखो दूसरा ऑप्शन सही हो गया था, ये कौन सा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग। तो t इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर इसमें जो करंट बनेगी वो कितनी बनेगी, यहां से देखो I1 इज इक्वल टू वो बन जाएगा 1/5 और I2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/10 बन जाएगी। बोलो सही है, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा, देखो 3/10 निकल के आएगा। तो पहले 3/10 थी, अब हो गई 3/10 इंटू ई। इसका मतलब पहले जो वैल्यू थी ना, अगर इसको हम लिख देते हैं I किसी टाइम t के ऊपर और इसको लिख देते हैं I इनिशियल वाली करंट, तो ये दो इसका 1/e टाइम्स लिखा है। चलो ये भी सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये करेक्ट है ही। तो हमारे पास ए बी सी डी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, इसे प्रॉपर वे में हमें सॉल्व करना था। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि इनिशियली क्या होगा इसकी रीडिंग और फाइनली इसकी रीडिंग क्या होगी, t इज इक्वल टू ln2 पर क्या होगा, तो t इज इक्वल टू ln2 के ऊपर ये 0 पड़ेगा और इसमें जो करंट की वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू की 1/e हो जाएगी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। और लास्ट में लिखा है जब इसमें ब्लॉक हो जाएगी करंट तो करंट जाएगी नहीं, तो उस समय पर जो ये अमीटर होगा वो 0 रीडिंग शो करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स। ए दिया गया है 2, 4 और ये दिया गया है 6, सो दैट 22/3 ओम इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, बस वही है कि हम ऑब्जर्व करें चीजों को, सीरीज पैरेलल लगाएं, ग्रुपिंग करें इनकी। तो पहला ग्रुपिंग, इसको मान लेते हैं कि ये सीरीज में जुड़ा है, ठीक है। तीनों को सीरीज में जोड़ लो, तीनों को सीरीज में जोड़ लो। सीरीज में जोड़ोगे तो देखो 6, 2 बन जाएगा, इधर 6 बनेगा, इधर 6 नहीं बनेगा। पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में तो इनका भी इनसे छोटा निकल के आएगा, मतलब 2 से भी छोटा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू 2 से छोटी नहीं। इसका मतलब मिक्स्ड ग्रुपिंग यहां पर हो रही होगी। पहले को यहां कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे को यहां कनेक्ट कर देते हैं और तीसरे को यहां कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट ए, ये बी है, ऐसा मान लेते हैं। यहां पर दिया गया है 2, ये दिया गया है 4, ये दिया गया है 6। 2, 4 का क्या बन जाएगा, ये बनेगा 8/6 बनेगा इज इक्वल टू 4/3 बनेगा। ये 4/3 इसके साथ सीरीज में अगर लिया जाए तो 6 + 4/3 इज इक्वल टू ये बनेगा 18 + 4 डिवाइडेड बाई में 3, ये 22/3 बन गया। देखो आंसर भी निकल आया, इतने ओम बनेगा। इसके आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 का है ये। ए करंट ऑफ 6 एम्पियर एंटर्स वन कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR having 3 wires of resistances 1-2 ohm each, यहां दिए गए हैं। द करंट I1 की वैल्यू बताओ, CDR लगाना है, करंट डिवीजन रूल, वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर करंट यहां पर 6 एम्पियर एंटर करती, इसका मतलब इधर कितनी चली जाएगी, 6 एम्पियर चली जाएगी। तो इसमें I1 जा रही, इसमें I2 जा रही, तो इधर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, इधर 4 ओम लगा है, इधर कितना लगा 2 ओम। तो I1 की वैल्यू निकालते तो सामने वाला रेजिस्टेंस लिखा जाता है, फिर दोनों का सम 4 to 6 बनेगा। इनकमिंग करंट 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्वेश्चन देखो खत्म हो गया। CDR आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2021 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये एडवांस क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है। इन द सर्किट सोन बिलो द स्विच S इज कनेक्टेड टू पोजीशन P। पोजीशन P के ऊपर ये स्विच कनेक्टेड है, कर दो P पर कनेक्टेड
है फॉर अ लॉन्ग टाइम पर होगा। लॉन्ग टाइम पर क्या होगा, ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा तो यहां से देख सकते हैं ऐसा कि ये सर्किट अब ऐसा हो गया है, एक सेल यहां पर एक रजिस्टर लगा है, यहां दूसरा रजिस्टर, दूसरा सेल यहां, फिर ऐसा बनेगा। ये अब ब्लॉक हो चुका होगा, इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगी आउटर सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी, ये दोनों सेल एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रही है, सॉल्व कर देते तो -1। इस वाले में लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं, या करंट की वैल्यू, ठीक है करंट मान लेते हैं इसकी फ्लो कर रही है इधर से इधर की तरफ, ये करंट कितनी है, आई है। तो इस आउटर सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी, इसमें करंट तो जाएगी नहीं, तो यहां लिख देते हैं -1 और यहां पर लिखेंगे, पहला साइन लिखते हैं ना हम लोग, तो यहां पर लिखेंगे -1 इंटू आई, फिर उसके बाद में माइनस का लिख देंगे 2 इंटू आई और माइनस माइनस प्लस 2 बनेगा इज इक्वल टू 0 बनेगा। सॉल्व कर दो इसे, 2 और 3 3i बन जाएगा और यहां पर इज इक्वल टू में लिखेंगे 1। देखो कैसे, ये 3 बनेंगे उधर चले जाएंगे, +2 माइनस, तो आई की वैल्यू निकल के आई 1/3। ठीक है, आई निकल के आया 1/3। 1/3 निकल के आएगा तो यहां से देखो इसमें ड्रॉप चाहिए हमें, तो इसमें ड्रॉप निकालने का मतलब इस वाले में जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप इसके अक्रॉस चला जाएगा, तो सेम पोटेंशियल रहेंगे दोनों को। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो ये ओपन सर्किटेड होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम, ये मान लेते हैं ए दिया गया है, ये पॉइंट बी दिया गया है, तो क्या लिखेंगे VA, फिर यहां से लिखेंगे इसका साइन ये है हमारे पास माइनस, ये प्लस है, तो इसे लिख देते हैं प्लस का 2 इंटू करंट की वैल्यू 1/3 बनेगी, ऐसा बन जाएगा। और वापस से इसका साइन लिखेंगे तो -2 लिखा जाएगा इज इक्वल टू VB हो जाएगा। तो देखो यहां से VA माइनस VB क्या मिल जाएगा, 2 - 2/3, तो ये बन जाएगा 6 - 2 दैट इज 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 बन गया। तो 4/3 में यहां से Q1 की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, C 4/3 इंटू में यहां से 1, तो ये निकल के आएगा 1.1, 3 1 जा 3 बनेगा, 3 माइक्रो कूलाम। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आएगा। दूसरे रिजल्ट में क्या होगा, कह रहे हैं आप क्या करो, इस स्विच को यहां से हटाओ, हटा देते हैं, यहां से हटा दो। अब कहां पर कर दिया जाता है, पोजीशन 2 पर ले जाते हैं, तो पोजीशन 2 पर ले जाओ इसे। अब ये यहां चली गई स्विच, ऐसा कनेक्टेड है। देन एस इज स्विच टू पोजीशन क्यों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये भी स्टेडी स्टेट पर चला जाता है, C2 के ऊपर चार्ज बताना है। अब एक बात यहां फिर से देखो, करंट जो फ्लो करेगी, नई करंट की बात करते हैं, तो वो करंट इधर से फ्लो करेगी, इस सर्किट के अंदर से होकर के इधर जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किटेड हो चुका होगा। तो करंट निकाल लो I' फाइनल वाली करंट की बात करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3, इतने एम्पियर करंट फ्लो करेगी। और इतने एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो यहां का ड्रॉप फिर से लिख लो ना, तो फिर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VA लिख देंगे और +IR, तो +2 इंटू इसमें करंट आ गई 2/3, और यहां पर लिख देंगे तो ये लिखेंगे -2 इज इक्वल टू में लिखा जाएगा VB, तो VA माइनस VB अब की बार क्या आएगा, 2 - 4/3 बनेगा, ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 निकल के आएगा, तो यहां से वैल्यू निकाल लो। तो इसमें हम अगर Q निकालेंगे, मतलब Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, Q2 लिख सकते हैं, पहले Q1 था, अब Q2 लिखेंगे, Q2 इज इक्वल टू C इंटू V, C की वैल्यू 1, V की वैल्यू आई 2/3, सॉल्व कर देंगे, देखो 0.6666 आएगा, 7 लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट के साथ हमें डील करना आना चाहिए। RC सर्किट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हाल ही में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके ऊपर। अब इसके आगे बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कंप्लीट वैल्यू लिख देते हैं, ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है, तो जब कभी भी कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा हो, बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हो r, ये V वोल्ट की बैटरी है और इसे लोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, ऐसा, ये RL लोड है, वेरिएबल लोड है। तो यहां पर हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, कि अगर लोड की वैल्यू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए, मतलब स्मॉल r जो इक्विवेलेंट बनेगा उसकी वैल्यू अगर कैपिटल R के बराबर हो जाती, इन दैट केस पावर डिलीवर्ड
टू द लोड विल बी मैक्सिमम। तो P जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर ये क्लास नहीं देखी तो वहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, देखकर सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है, लोड की वैल्यू कैपिटल R है, तो जब R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तो उस समय पर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसके आगे बात करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार इनका पैटर्न रिपीट होता है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जो 2 ओम यहां पर लगाया गया, इसके अंदर करंट की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो करंट तभी उस ब्रांच के अंदर फ्लो करेगी जब वापस आने का कोई रास्ता होगा। जैसे देखो मान लेते हैं यहां पर करंट चल रही है I1, तो I1 इसमें जाएगी, I1 इसमें जाएगी। हम जानते हैं बैटरी I1 ही कलेक्ट करती है, इसका मतलब इधर कोई करंट नहीं जाएगी। और इसमें मान लेते हैं करंट I2 चल रही है, इधर से करंट I2 जाएगी, बैटरी करंट I2 कलेक्ट करेगी, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो जब भी कभी ऐसा कोई सर्किट दिया गया हो कि ये एक लूप से दूसरे लूप में हम जा रहे हो लेकिन उस रास्ते से वापस आने का कोई रास्ता ना हो, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करती, इवन पोटेंशियल का डिफरेंस कुछ होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा लेकिन उसमें करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, ध्यान रखेंगे इसमें। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन ले लिया, वो खुद ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ PYQs थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगली क्लास में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है, कैसे अमीटर बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। साथ में हम लोग मीटर ब्रेस पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, जो कि जेईई एडवांस या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोबारा से करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू